नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, छायावाद के 4 प्रमुख कवि थे, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। तो सुमित्रानंदन पंत का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है छायावाद में। मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं। इन बिंदुओं पर केंद्रित रहते हुए हम इस प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन चरित्र, उनकी रचनाओं और साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि सुमित्रानंदन पंत को हिंदी में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इन्हें हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कोसानी ग्राम में हुआ था। जैसा कि आपको पता है, अल्मोड़ा सुंदर प्राकृतिक आभा से खिला हुआ एक बड़ा सुंदर प्रदेश है। उत्तराखंड राज्य का एक बहुत अच्छा जिला है और उसकी चारों तरफ बिखरी हुई प्रकृति की छटा ने जो है सुमित्रानंदन पंत को काफ़ी प्रभावित किया और इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, क्योंकि प्रकृति इन्हें विरासत में मिली थी, प्रकृति इन्हें जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में मिली थी और उसी प्रकृति चित्रण को इन्होंने अपने काव्य के अंदर विशेष स्थान दिया। इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि और हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। इनके जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था और इनके पिता जो गंगादत्त थे, वो कोसानी राज्य के कोषाध्यक्ष थे। उस समय रियासत होती थी तो उसके कोषाध्यक्ष थे। आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से ही सुमित्रानंदन पंत जी ने प्राप्त की थी। बाद में बनारस और इलाहाबाद से इन्होंने जो है उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और गांधी जी से प्रभावित होकर, गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1920 से प्रभावित होकर के इन्होंने जो है कॉलेज छोड़ दिया था और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे। जैसा कि आपको मालूम है, असहयोग आंदोलन में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी गांधी जी का साथ दिया था। तो सुमित्रानंदन पंत ने भी जो है कॉलेज छोड़ करके गांधी जी से प्रभावित होकर उनके आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और जो इनकी रचनाओं में गांधीवाद स्पष्ट रूप से देखने को मिलता भी है। प्रगतिशील साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने शाम नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, क्योंकि आपको पता है सुमित्रानंदन पंत छायावाद के ऐसे कवि हैं जिन्होंने जो गांधीवाद से प्रभावित थे, जो मार्क्सवाद से प्रभावित थे, जो कहीं ना कहीं इनके काव्य को 3 चरणों में बांटा गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें कहीं ना कहीं जो है एक सामाजिक चेतना, कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रगतिवादी सोच भी कहीं ना कहीं इन पर हावी थी और उन्होंने इसका बहुत अच्छा चिंतन किया और उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने काव्य में उकेरा भी है। यदि मैं बात करूं अगले बिंदु की, तो वर्ष 1950 से लेकर के 1957 तक सुमित्रानंदन पंत जी आकाशवाणी में हिंदी परामर्शदाता के रूप में रहे और इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा आकाशवाणी में। और इनको जो है सोवियत भूमिका इनको नेहरू पुरस्कार दिया गया था और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। इनकी रचना थी कला और बूढ़ा चांद, उस रचना पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और चिदम्बरा रचना पर इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मैं इसमें भी आपको थोड़ी सी सूचना देना चाहूँगा कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को ही मिला था 1968 में इनकी रचना चिदम्बरा पर। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो 1971 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये जो है केंद्र सरकार की देश की सरकार की बहुत बड़ी पदवी होती है पद्म भूषण की, जो इनको जिससे सम्मानित किया गया था। बहुत बड़ा एक देश का सम्मान माना जाता है और 28 दिसंबर 1977 को ऐसा माना जाता है 77 वर्ष की आयु में सुमित्रानंदन पंत जी का निधन हो गया। और इन्होंने जो है अपने 77 वर्ष के जीवन काल में जो है बहुत सुंदर रचनाएं दी। हिंदी साहित्य इन पर जो है मान करता है, गौरव करता है और इन्होंने बहुत अच्छा श्रेष्ठ साहित्य रचा। छायावादी, प्रगतिवादी साहित्य रचा, मार्क्सवादी साहित्य रचा, गांधीवादी साहित्य रचा, अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर के साहित्य रचा। यदि हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी छायावादी रचनाएं थी। पहली थी उच्छ्वास, 1920 में प्रकाशित हुई थी। ग्रंथि 1920 में प्रकाशित हुई थी। वीणा 1927 में प्रकाशित हुई थी। पल्लव 1928 में प्रकाशित हुई थी और गुंजन 1932 में प्रकाशित हुई थी। ये इनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं थी और इनकी प्रगतिवादी रचनाएं भी बड़ी प्रसिद्ध हैं। 3 ग्राम्या, युगांत और युगवाणी, ये इनकी 3 बड़ी प्रसिद्ध प्रगतिवादी रचनाएं हैं जिसमें प्रगतिवादी उद्घोष किया गया है। अरविंद दर्शन से प्रभावित भी इन्होंने काव्य लिखा। उसमें स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धुली है,
उत्तरा है, कला और बूढ़ा चांद है, वाणी है। कला और बूढ़ा चांद वही रचना है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने नव मानवतावादी काव्य भी लिखा जिसमें लोकायतन है, चिदंबरा है, गीत हंस रचना है, शंख ध्वनि रचना है, किरण वीणा रचना है और किरण वीणा रचना है और समाधिता रचना है। नव मानवतावादी काव्य भी प्रगतिवादी काव्य से मिलता जुलता काव्य है। और इन्होंने कुछ काव्य नाटक भी लिखे, उनमें है रजत शिखर है, शिल्पी है, सौवर्ण है, अतिमा है, छाया है, मानसी है, युग पुरुष है और ज्योत्सना है। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया था जो बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी, रूपाभ। रूपाभ पत्रिका का संपादन भी सुमित्रानंद पंत जी ने किया था। यदि मैं इनके उपन्यास की बात करता हूँ तो इन्होंने उपन्यास एक ही रचा था। उपन्यास इनका उपन्यास था हार। उसके बाद में इनके कहानी संग्रह की बात करता हूँ तो 5 कहानियाँ नाम से इनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। और उन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी है, 60 वर्ष एक रेखांकन। तो ये इनका जो है रचना संसार था जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक समृद्धि प्रदान करी। यदि हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं तो पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। कोमल कल्पना के लिए इनका काव्य प्रसिद्ध है। प्रकृति का चित्रण आलम्बन रूप में किया है। आलम्बन आपने देखा है ना, काव्य के गुण भी होते हैं, आलम्बन उद्दीपन। जब आप पढ़ते हैं तो आलम्बन जो होता है उसमें एक सहारा लेकर के प्रकृति का वैसा ही रूप प्रस्तुत करना जो आपकी आंखों के सामने वैसे का वैसा ही आ जाए, आपको ऐसा लगे जैसे आप प्रकृति से सरोबार हो गए हैं। तो क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था अल्मोड़ा के कोसानी गांव में इनका जन्म हुआ था, तो अल्मोड़ा अपने आप में जो है उत्तराखंड राज्य का बड़ा खूबसूरत जिला है। उस जो चारों तरफ के प्राकृतिक आभा बिखरी हुई है, तो जिस कवि का जन्म वहाँ हुआ हो तो प्राकृतिक आभा जो है उसको विरासत में मिली थी और उन्होंने अपने काव्य में इसका बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। मूर्त के लिए अमूर्त उपमान देने की प्रवृत्ति पंत काव्य में पाई जाती है। मूर्त आपको पता है, काव्य में मूर्त उपमान वो होते हैं जो दिखाई देते हैं और अमूर्त उपमान वो होते हैं जिनकी कल्पना की जाती है, जिनकी इमेजिनेशन की जाती है। इसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कहते हैं अगर हम मनोविज्ञान में समझें इसको। तो अमूर्त उपमान देने की प्रवृत्ति जो है पंत जी के काव्य में देखने को मिलती है। प्रगतिवाद से प्रभावित होकर इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों तथा जड़ परंपराओं को मिटाने का प्रयास काव्य के माध्यम से किया। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, प्रगतिवाद छायावाद के कई कवि ऐसे थे जो प्रगतिवाद से भी प्रभावित थे। उसमें निराला जी का भी नाम आता है, उसमें सुमित्रानंद पंत जी का भी नाम आता है। तो प्रगतिवाद बेसिकली छायावाद में से एक निकली हुई बाद की प्रवृत्ति एक काव्य धारा है जिसमें जो है शोषक और शोषित वर्ग को केंद्र बना करके जो है रचनाएं लिखी गई। और भी बहुत सारी इसमें जो है गरीब वर्ग से संबंधित जो है उद्घोष किए गए। ओ मजदूर तू सब चीज़ों का करता, तू सब चीज़ों से दूर। इस चीज़ की उद्घोष करके जो है शोषित वर्ग, उपेक्षित वर्ग को जो है उभारने का प्रयास किया समाज के अंदर। यदि मैं अगली इनकी विशेषता की बात करता हूं तो मार्क्सवाद, गांधीवाद और अरविंद दर्शन का प्रभाव इनके काव्य में देखा जा सकता है। मार्क्सवादी चेतना आपको पता है, प्रगतिवादी चेतना, प्रगतिवादी जो चेतना है उसको कहीं ना कहीं मार्क्सवाद से ही वो प्राण मिले थे, उसको कहीं ना कहीं उसको मार्क्सवाद से ही जो है उसके अंदर चेतनता आई थी। तो वही प्रभाव जो है बाद में प्रगतिवादी काव्यधारा में प्रवृत्त हो गया और गांधीवाद और अरविंद दर्शन का प्रभाव इनके काव्य में देखा जा सकता है। यदि मैं बात करूं तो सुमित्रानंद पंत के काव्य को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण तो है छायावाद। प्रथम चरण छायावाद है। छायावादी विशेषताएं इनके काव्य में देखने को मिलती हैं। वैयक्तिकता है, प्रकृति चित्रण है, रहस्यवादी दृष्टिकोण है, वेदना व निराशा के भाव हैं। जैसे इनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो इस तरह की जो है इस तरह की जो छायावादी प्रवृत्ति थी, जो कहीं ना कहीं निराशा और वेदना से जुड़ी हुई थी, जो कहीं ना कहीं रहस्यवाद से जुड़ी हुई थी, वो प्रवृत्ति भी इनके काव्य के पहले चरण में देखने को मिलती है। द्वितीय चरण जो इनका था वो प्रगतिवादी चरण था। उसमें इन्होंने गरीब शोषितों के प्रति सहानुभूति, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना की बात की। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित थे, मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित थे, अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो तृतीय चरण जो था इनका वो अरविंद दर्शन से प्रभावित था। उसमें आध्यात्मिक चेतना के स्वर जो हैं इन्होंने अरविंद से प्रभावित लिए, अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर के लिए। आपको पता है महर्षि अरविंद एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और बहुत अच्छे लेखक भी थे। तो उसी जो प्रेरणा से लेकर के इन्होंने काव्य के अंदर उसी अरविंद चेतना को बड़े सजग और सजीव तरीके से काव्य के अंदर उतारा। इनकी पहली कविता के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो इनकी पहली कविता थी वो 1916 ईस्वी में रची गई थी। उसका शीर्षक था गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा उस कविता का शीर्षक था। ये इनकी पहली कविता मानी जाती, काव्य संग्रह नहीं था ये।
उसके बाद इनके काव्य में जो है समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। समन्वयवादी दृष्टिकोण होता है जिसमें समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जाति पाति की व्यवस्था नहीं होती, समाज के सभी वर्गों के साथ मेल मिलाप से रहने का आह्वान किया जाता है। तो वो जो तुलसी काव्य के अंदर समन्वयवादी विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं समन्वय का जो भाव था वो सुमित्रानंद पंत ने अपने काव्य में भी स्वीकार किया। यदि हम बात करते हैं तो नारी के प्रति इनका सकारात्मक व उदारतावादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। सुमित्रानंद पंत एक जगह बड़ी अच्छी बात लिखते हैं नारी को सम्मान देते हुए कि मुक्त करो नारी को, सर्जक पत्नी प्यारी को, मुक्त योनि नहीं है रे नारी। तो नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सभी छायावादी कवियों का है। सभी छायावादी कवियों ने जो है नारी को सम्मान दिया। चाहे हम प्रसाद की बात करें, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो इस तरह से जो है सभी छायावादी कवियों ने नारी के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपने काव्य में प्रकट किया और उसको जो है बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। नारी के वैसे चित्र प्रस्तुत नहीं किए जो रीतिकाल में प्रस्तुत किए गए, ये जो बाद में प्रयोगवादी कविताओं ने नए नए प्रयोग किए, उस तरह के प्रयोग इस काल में नहीं किए गए। यदि मैं आगे बात करता हूं तो इन्होंने जो है मार्क्सवाद और गांधीवाद की मान्यताओं का प्रतिनिधि साहित्य रचा। ये बड़ी खास बात है। पंत के साहित्य में मार्क्सवादी और गांधीवाद का प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। गांधी जी के ऐसे आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने कॉलेज की शिक्षा छोड़ दी थी और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए थे, और मार्क्सवाद से प्रभावित होकर इन्होंने जो है हिंदी का प्रगतिवादी साहित्य रचा। तो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद का और गांधीवाद का इनके काव्य पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। यदि मैं बात करता हूँ अगली इनकी विशेषता की, साहित्यिक विशेषता की, तो साहित्यिक खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग इन्होंने जो है अपने काव्य में किया। क्योंकि वर्तमान समय में भी आपको पता है खड़ी बोली, हिंदी का खड़ी बोली रूप प्रचलित है, तो उन्होंने अपने काव्य में जो है साहित्यिक खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया। पंत जी को शब्द शिल्पी भी कहा जाता है, क्योंकि शब्दों से जो है विभिन्न प्रकार की रचनाएं करना, शब्दों से खेलना, शब्दों को घुमा घुमा करके नए नए वाक्य बना करके, नई नई काव्य रचना कर करके एक सुंदर प्रयोग करके एक चमत्कार पैदा करने की प्रवृत्ति जो है सुमित्रानंद पंत के काव्य में पाई जाती है। इसलिए इनको शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और जो भी उस समय के प्रचलित लोक प्रचलित शब्द थे उनका अपने काव्य में भरपूर प्रयोग किया। क्योंकि उस समय जो है तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इनका प्रभाव काव्य में प्रचुर मात्रा में होता था। छायावादी कवियों में भी द्विवेदी युग के अंदर भी इनका प्रयोग होता था। तो वही उसी शब्दावली का प्रयोग जो है सुमित्रानंद पंत ने अपने काव्य में भरपूर और सटीक रूप से इनका प्रयोग किया। यदि मैं बात करता हूँ तो इनके काव्य में प्रतीक और बिंब योजना जो है इनके काव्य में काफ़ी प्रभावशाली है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करके अपनी बात को स्पष्ट करना जो है बहुत प्रभावशाली ढंग माना जाता है। और बिंब योजना में सुंदर एक प्रतिमान स्थापित करके, एक दृश्य को स्थापित करके, एक दृश्य आंखों के सामने ला करके काव्य के अंदर बिंब योजना का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सुमित्रानंद पंत जी ने अपने काव्य में जो है गतिशील बिंब योजना का बड़ा सुंदर प्रयोग किया। और ऐसा माना जाता है कि इनके काव्य के अंदर जो है लोकोक्तियों और मुहावरों का निषेध माना जाता है। इनके काव्य में लोकोक्तियाँ और मुहावरे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उसमें आपको प्राकृतिक बिंब देखने को मिलेंगे, उसमें जो भी काव्य के जितने भी गुण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो भी काव्य की जितनी भी शैलियाँ हैं वो सारी शैलियों के आपको दर्शन होंगे। मार्क्सवाद का प्रभाव उसमें आपको देखने को मिलेगा, गांधीवादी दर्शन इनके काव्य में देखने को मिलेगा, प्रगतिवादी चेतना इनके काव्य में देखने को मिलेगी, रहस्यवादी चेतना इनके काव्य में देखने को मिलेगी, वैयक्तिकता की प्रधानता इनके काव्य में देखने को मिलेगी, नारी चित्रण, सुंदर नारी चित्रण और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नारी चित्रण इनके काव्य में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इन संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको जो प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत के बारे में जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया, मैं अपने उस प्रयास में मुझे आशा है मैं सफल रहा हूँगा। और ये बिंदु जो है अगर आपको प्रभावित कर पाए हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले किसी लेक्चर में मैं फिर आपसे रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।